हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, जिसको बोलते हैं पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट आपका इसमें टॉपिक आपका आता है प्रियम्बल क्या है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तीसरा इसमें आर्टिकल क्या है। चौथा इसमें शेड्यूल क्या है भारतीय संविधान के, अर्थात अनुसूचियां कितनी है टोटल, पहले कितने थे और आज प्रेजेंट टाइम में कितने हैं। देन उसके बाद डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, इमरजेंसी क्या है, पंचायत सिस्टम क्या है। ये सभी टॉपिक को हमें क्या करना है, एक एक करके समझते हैं। चलिए टॉपिक लिखते पहले पॉलिटी अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आपका प्रियम्बल क्या है। अब प्रियम्बल में हमें क्या पढ़ना होता है, तो प्रियम्बल में दोस्तों आपने पढ़े होंगे तीन चीज को ज्यादातर बेसिक पॉइंट को याद रखना, जिसमें आप सोचते होंगे इक्विटी अर्थात समता क्या है, उसके बाद न्याय क्या है अर्थात जस्टिस क्या है, एंड उसके बाद बंधुत्व क्या है, बंधुत्व, फर्टिलिटी। ये तीन पॉइंट को याद रखना, जिसको इक्विटी, इसको बोलते हैं इक्विटी। उसके बाद इसमें जुडिशरी अर्थात जस्टिस, जस्टिस अर्थात न्याय, जस्टिस। उसके बाद बंधुता मतलब फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ये चीजें आपको याद रखना है कि समता क्या है, न्याय क्या है, बंधुत्व है। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट क्या है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। देन उसके बाद डीपीएसपी क्या है, फिर उसके बाद पंचायत सिस्टम क्या है, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है। देन उसके बाद सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या है। उसके बाद लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद इमरजेंसी क्या है, अर्थात आपातकालीन क्या है। देन उसके बाद टॉपिक टोटल पार्ट संविधान में कितने हैं, उसके बाद आर्टिकल कितने हैं। देन उसके बाद हम शेड्यूल कितने, उसमें अनुसूचियां हैं। ये बेसिक चीजें पढ़ना पड़ता है। तो पार्ट पहले 22 थे, आज 25 हो गए। आर्टिकल पहले 395 थे, अब 450 हो गए। और अनुसूची पहले 8 थे, आज 12 हो गए। ये सारी चीजें हमें याद रखना है। तो अगर आप इतना पढ़े होंगे, याद करे होंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत करनी। सबसे ज़्यादा यही है
कि आर्टिकल कैसे पढ़े, शेड्यूल कैसे पढ़े, पार्ट कैसे पढ़े, इस चीज को समझेंगे। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएससी, पंचायत सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, ये सारी पॉइंट हमें क्या करना है, पढ़ना है। यही सारी चीजें होती हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहले पढ़ेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना। शुरुआत में प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल, अर्थात हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य एतद 26 नवंबर 1949 या 1950 को अकस्दसी के दिन क्या करते, उसको लागू करते। पूरी पॉइंट इसमें प्रीएम्बल में लिखा होता है, लेकिन इसमें 3 पॉइंट हमें पढ़ना होता है, समता, न्याय, बंधुता, प्लस और 3 पॉइंट याद रखना, समाजवाद, समाजवाद और समाजवादी विचारधारा क्या है, इसको भी याद रखना है। तो समता, न्याय, बंधुता, समाजवादी, अखंडता भी आता है, संप्रभु, प्रभु, ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी। सब प्रीएम्बल में लिखा है कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा, 2 साल 11 माह, 2 साल 11 माह 18 दिन, 18 दिन। लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1950। ये आपको दिन, ये पूरा कभी कभी फैक्चुअल पूछता है, ये पॉइंट याद रखना। ये सारे पॉइंट आपको प्रीएम्बल में मिल जाता है। बंधुता, न्याय, अब ये समता मीन्स क्या होता है, सभी के लिए बराबर की बात करें, कोई ऊंच कोई नीच की बात नहीं है। कानून जो न्याय होगा वो भी सभी के लिए बराबर, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। बंधुता मतलब सभी लोग मिल करके इस देश के भाईचारा को बनाए रखें। इससे इसी पॉइंट को क्या कर रखा है, इसमें प्रीएम्बल में जोड़ रखा है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। यहाँ पर आपका आर्टिकल 14 से लेकर के और 30 तक हम चलते हैं, सारी पॉइंट इसमें लिखा होता है। समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, बंधुता क्या है, ये सारे पॉइंट इसमें भी मिल जाता है। यही आपका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। फंडामेंटल राइट मीन्स होता है आपको अधिकार दिया जाए, क्या, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका आने जाने का अधिकार। पूरे भारत में आपको क्या कर रखा है, एक राइट है, फ्रीडम है। लेकिन ड्यूटीज क्या कहता है, जहां आपको राइट मिलता है वही आपका ड्यूटीज बनता है, कर्तव्य बनता है, उसकी पालन करना। अगर आप भारत के ट्रेन या बस में सफर करते हो तो आपका ड्यूटीज बनता है उसमें गंदगी ना करो, कि पता चला मूंगफली खा के वहीं में तोड़फोड़ मचा रहे, गिरा रहे हो, या वहीं पर पता पान खा के पीक मारते हो, ये सब गलत बात है। उसको आपका ड्यूटीज बनता है साफ सफाई रखना। भारत की जो आपके राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय जितने भी चीजें हैं उनको आपको क्या करना है, बचा के रखना है, सुरक्षित करना है, सावधानी रखना है कि भाई कोई इसमें खराबी ना आए। अब कोई भी चीज हो सकता है, राष्ट्रीय जो भी चीज है, राष्ट्रीय संपत्ति है, तो आपका ड्यूटीज बनता है उसको देख रेख करना, बचाव रखना, ये होता है आपका ड्यूटीज। डीपीएसपी क्या करता है, राज्य के नीति निर्देशक, तब तो बोलते हैं इसको हिंदी में। ये क्या करता है आपका 31 से लेकर के 51 तक चलता है ये आर्टिकल। इसमें सारी पॉइंट क्या क्या कह रखा है, इसमें दोस्तों आपका एक गैर संवैधानिक, इसको बोलते हैं प्रकार से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट आता है, बट इसको अलग रखा गया है विकास करने के लिए। राज्य खुद अपने, जो जैसे मान लीजिए यूपी है या बिहार है, तो राज्य अगर अपनी कोई विधानसभा में कोई नई पॉलिसी पास करती है, कृषि को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, रोजगार को लेकर के, समाज को लेकर के, या महिलाओं को लेकर के, या पशुओं को लेकर के, जो भी कोई डिसीजन लेता है, विकास करना चाहता है, तो उसको राइट मिला है। लेकिन आप एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग नहीं करेगा, राज्य अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, राज्य का अधिकार है। राज्य अगर चाहे शराब ठेका बंद करा तो करा सकती है, वो चाहे शराब का ठेका खोलना तो खोल सकती है। एग्रीकल्चर पे अगर नया नियम लाना वो ला सकती है। वो मतलब किस पर, पॉजिटिव व्यू में होना चाहिए, निगेटिव व्यू में नहीं होना चाहिए। विकास हुआ। अगर हम बात करते हैं पंचायत सिस्टम, पंचायत सिस्टम क्या होता है दोस्तों, इसमें आप 3-4 लोग का नाम पढ़े होंगे। पंचायत क्या था, इसमें 3 पॉइंट की बात किया गया था
कि गांव को अगर विकास करना है तो हमें किस किस लेवल में बातें रखना चाहिए। एक होता ब्लॉक, दूसरा होता विलेज, तीसरा होता डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते द्विस्तरीय त्रिस्तरीय लेवल पे काम होता था। तो यहाँ पर पंचायत सिस्टम आप शुरुआत पढ़ेंगे, सबसे पहले राजस्थान में जो है लागू किया गया था 1900 लगभग 50 से 52 में लगभग ये किया गया था पंचायत की सबसे पहली व्यवस्था है, जिसमें अशोक मेहता, बलवंत मेहता और सिंघवी कमेटी इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग स्तर में बात करते हैं। कोई विलेज को लेकर के बात बोला, कोई ब्लॉक को लेकर के बात बोला, कोई डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात बोला अगर गांव को विकास करना है तो पहले गांव जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना, वहां पर इलेक्शन होना चाहिए, गांव के एक कोई मुखिया चुनना चाहिए। अगर उस मुखिया की बात नहीं सुनवाई हो तो एक उसके लिए ब्लॉक होना चाहिए जो तहसील में बने, तहसील में अगर बात नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट तक बातें पहुंचनी चाहिए, जो आम जनता गांव के लोग हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। विकास होना चाहिए भाई, रोड बनाना है गांव में, जैसे गांव में पोखरा या तालाब बनाना है तो उसके लिए काम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर को लेकर के जो प्रधान कोई नया डिसीजन लेते हैं, आजकल देखते होंगे गांव में अलग अलग एक सहायता केंद्र बना होता है कि यहाँ पर मान लीजिए बीज मिलेगा, गेहूँ धान चावल, तो उसका बीज वहाँ पर से ला सकते हैं, खाद है फर्टिलाइजर है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गांव का मुखिया क्या करता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है काम करने की। गांव का मुखिया होगा कौन, तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाया पंचायती सिस्टम, ग्राम विकास जिसको बोलते हैं ना पंचायत सिस्टम। तो उसमें एक मुखिया होगा, मुखिया गांव के विकास के बारे में सोचेगा, स्कूल के बारे में सोचेगा, पानी के बारे में सोचेगा, कृषि के बारे में सोचेगा, पशुओं के बारे में भी सोचेगा, और जो लोग वृद्धा पेंशन है उसके भी बारे में सोचेगा। ये सारी सिस्टम यहाँ पर होता है गांव के विकास को लेकर के। लेकिन गांव की बातें कहाँ तक अपील किया जाएगा, तो आपका ब्लॉक प्रमुख होगा जो तहसील होता है। तो तहसील में अगर सुनवाई नहीं होता आपको जिला पे जाना पड़ेगा, इसलिए इसको द्विस्तर त्रिस्तर की बात कहते हैं। इसमें पहले शुरुआत में आते हैं बलवंत मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर सिंघवी कमेटी, इसमें अलग अलग 3 व्यक्ति का नाम आता है। तो कभी भी इसको बेसिक चीज़ें और डिटेल में बताएंगे दोस्तों, आज खाली सबरी तरीके सारी पॉइंट बताते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे आपका है जिसमें आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करता है उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या है, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आपका इसमें आता है शेड्यूल अर्थात अनुसूचित जनजाति और जातियों को लेकर के। देन उसके बाद आपका इसमें आता है इलेक्शन कमीशन, तो इसमें भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या क्या आता है, जैसे ह्यूमन राइट्स सीबीआई, उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सारी चीज किसमें आता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब उसको नीति योजना बोला गया, ये भी आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देन उसके बाद आप पढ़ते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय संविधान के बेसिक स्रोत किस किस देश से क्या पॉइंट लिया गया ये की करके समझते हैं। जैसे शुरुआत में मान लो पूछ लिया गया कि भारतीय फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया, उसके बाद इमरजेंसी किस देश से लिया गया, उसके अमेंडमेंट किस देश से लिया गया, फिर उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से लिया गया, फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया। ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है, ये पूछता है कभी का मैचिंग करके या बेसिक चीज। अब एक एक की बात करते हैं। और नीति निर्देशक तत्व तो वही बोलते हैं, डीपीएसपी ये भी किस देश से लिया गया, आयरलैंड से, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल कहाँ से, आपका यूएसए अर्थात अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, तो आपका रूस मतलब रसिया से, इसको रसिया बोलते हैं आज भी, सोवियत संघ से लिया गया था एक प्रकार पहले। फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था कनाडा से, और आपका इमरजेंसी जर्मनी से, और अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो होता है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से,
उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये आपका यूके अर्थात ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी चीजें आपका पूछता रहता है। और उसके बाद कॉनकरेंट समवर्ती सूची किस देश से? आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चीजें आपको पूछ लेता है। डीपीएसपी या डीपीएसपी कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, ये सारी चीजें आपका आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक, ये सारी चीजें पूछता है कभी काल, किस देश से क्या टॉपिक लिया गया है, अर्थात भारतीय संविधान जो बनाया गया ये किस किस देश से क्या क्या टॉपिक लिया गया है। तो भारत को संविधान बनाने का बेसिक स्रोत इस देश से लिया गया। अब इससे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉनकरेंट, फेडरल सिस्टम, डीपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद आपका कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना पॉइंट होता है आपका टोटल। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है और लेजिस्लेटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव जैसे आप पढ़ते होंगे MLA, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं ना, तो ये किसमें चुने जाते हैं? आपका विधान मंडल। ये क्या होते हैं? ये जो आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव चीजें होती हैं, जो आपका इलेक्शन होता है, तो ये 3 पॉइंट में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको यहां पर करके बताते हैं दोस्तों। सेंटर के आधार पे, और पहले एग्जीक्यूटिव, इसमें 2 चीज, सेंटर के आधार पे एंड स्टेट, इसके आधार पे। सेंटर पे हमें क्या देखने को मिलता है? 2 स्तर पे, एक अस्थाई, एक होता अस्थाई, अर्थात एक परमानेंट, एक नॉन परमानेंट। अस्थाई और अस्थाई, हिंदी बहुत कठिन होती है आजकल पढ़ने में, अर्थात परमानेंट और अपरमानेंट। परमानेंट जो होते जिनका एज होता 60 साल तक, जैसे आपका यूपीएससी, जिसमें IAS, IPS, IFS, IRS की बात करता है। अस्थाई में आप क्या आएंगे, जैसे PM, भाई 5 साल तक रह सकते हो अगर इलेक्शन जीत गए तो, कोई अस्थाई। PM प्लस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद ये सारी चीजें आपके आते हैं, ये होते हैं अस्थाई। अब जब आप PM के बारे में पढ़ोगे, इनका इलेक्शन कैसे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन, जो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, ये आपको पूरे आते हैं सेंटर में, अर्थात ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, यहां से उनकी पॉलिसी बनती है, जिसमें आप पढ़ते हैं ना लोकसभा, राज्यसभा, ये चीजें होती है। अभी लोकसभा राज्यसभा आपको पढ़ाएंगे लेजिस्लेटिव में। ये तो हो गया आपका सेंटर। स्टेट में वही चीजें आप पढ़ेंगे। अस्थाई में वही आएंगे, गवर्नर क्या है, CM क्या होते हैं, स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं, तो आपका पूरा आता है स्टेट में। और प्लस परमानेंट आपके जैसे आपका स्टेट में आते हैं DM साहब, अर्थात जिसको बोलते हैं SDM, S मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और DM जो होते हैं यहाँ पर जिसको बोलते हैं IS, ये सेंटर की बात होता है, ये सेंटर से होते हैं। और जो SDM वगैरह से बनते हैं SDM, ये कौन सा, यहाँ पर PCS एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचते हैं। यहाँ पर मंत्री कौन आएंगे, आपके CM आएंगे, चीफ मिनिस्टर, उसके बाद
वाइस गवर्नर, देन उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, ये सब लोग आते हैं स्टेट में। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव। पहले जुडिशरी बात, न्यायपालिका। न्यायपालिका में 3 पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 बेसिक चीज होता है। ये क्या कर रखा है आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से इसको अलग कर रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसको भी इसी में शामिल कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई कौन पॉलिसी बना रहा है, कौन न्याय कर रहा है। इसलिए न्यायपालिका सबसे अलग होती है। एग्जीक्यूटिव में कोई कानून बनाया जाता है, असेंबली में क्या किया जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है, यहाँ पर इसको लागू किया जाता है और जुडिशरी उसकी व्याख्या करती है। ये पॉइंट याद रखना। तो अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या क्या है, 3 वही फिर से, सेंटर के आधार पे और स्टेट इसके आधार पे। सेंटर में क्या क्या 2 पॉइंट, पार्लियामेंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होता है पार्लियामेंट, यहाँ पर कहाँ लिख देते हैं, सेंटर में आएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसमें 2 पार्ट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, प्लस इसमें आपके आते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात होती है। आर्टिकल होता है 18, 81, 79 इस करके, 79, 18, 81 इस प्रकार से आर्टिकल इनको रखा गया है। अब क्या होता है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है इसमें 3 लोग, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, जो आपके कैंडिडेट इलेक्टेड होते हैं, जो चुनाव की होती है, तो डायरेक्ट ये लोग जो चुन के जाते हैं प्रधानमंत्री इनको, अर्थात इनके आधार पे प्रधानमंत्री बनते हैं। प्लस इसमें भारत में कुल कितने सीट हैं आप इसके भी बारे में पढ़ो, लगभग 250, कहीं के 245, वैसे 250, 200 इसमें, जिसमें 245 तक की आप आते हैं। अभी क्या 5 कम पड़ रहा है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर का, आपकी चलो जो जम्मू कश्मीर का भी जुड़ गया तो 250। ठीक, अब इसमें से ये जो आते हैं डायरेक्ट आपके चुन करके, इनको बोलते हैं लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ये लोग जाते हैं। इसी के आधार पे आपका प्रधानमंत्री का इलेक्शन, प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जाके लोकसभा में बैठते हैं, वहां पर डिबेट करते हैं, अलग अलग अपने अपने जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं अपने पॉइंट रखते हैं। कोई नदी की बात करेगा, कोई एजुकेशन की बात करेगा, कोई तालाब की बात करेगा, कोई रोड की बात करेगा, कोई पर्यावरण की बात करेगा, कोई जातियों की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, सब अपनी यहाँ पर बात करते हैं। कभी लोकसभा टीवी खोल के देखिएगा तो उसमें लोग खड़े हो जाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर होते हैं वो लोग, इतने बढ़िया वो बात करते हैं, डायलॉग मारते हैं, आप कभी सुन के मजा आएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर लोकसभा में करते हैं। राज्यसभा क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्शन ये हमेशा ये कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं होता राज्यसभा। यहाँ पर हमेशा 6 साल के लिए इनको, ये 5 साल तक रहते हैं, ये 6 साल तक। इनमें क्या होता है, कोई सीट खाली होती फिर से उसमें आपको चुन के रख लिया जाता है। इनकी मान लो 60 साल अगर है तो 60 साल से पहले क्या होता है, तुरंत जैसे इनकी उम्र हो गई तो रिटायर होंगे, दूसरा इसमें इलेक्ट मतलब उनकी जो पद खाली होती है फिर भर्ती कर ली जाती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं, लोकसभा भंग किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, लोग अलग अलग पार्टी के लोग मेंबर जो होते हैं राज्यसभा में बैठते हैं, तो ये चीजें होती है। तो अगर लोकसभा राज्यसभा जिनकी मेजोरिटी होती है तो उनकी बिल पास होती रहती है। वो बिल जब पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर अगर साइन कर दिया तो बिल पास हो गया, अगर नहीं साइन किया तो पॉकेट में रख लेता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इस प्रकार के अलग कहानी कॉन्सेप्ट इनका है दोस्तों। तो बस इतना समझो, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में बिल पास होगा फिर जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, ये प्रोसेस चलता है। इसी को बोलते हैं, आपका कौन सा पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव से मान लीजिए अगर कोई बिल पास हो गया, विधायिका, इसको बोलते हैं विधायिका, यहाँ बिल पास होती विधायिका, अरे विधायिका इसको बोलते हैं। और था कार्यपालिका, तो विधायिका में वही देखिए, जो विधायिका में लोग बैठे वही आपके कार्यपालिका में दिखेंगे। कार्यपालिका में नहीं होते, यहाँ पर जो होते हैं विधायिका में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों होती है। अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उनके बिल के कोई भी ठीक नहीं होगा तो उस पर सवाल उठाना, तो वहाँ पर एक बैठे होते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं, तो वो सारी बातें सुनते हैं। वो सुन करके अगर सही लगेगा एक्सेप्ट करेंगे, गलत होगा तो उसको रिजेक्ट करेंगे। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है।
अगला हम बात करते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर मान ली चलिए यहाँ से बिल पास हुआ, कार्यपालिका में लागू हुआ, जुडिशरी इसको चेक करेगा किसके आधार अधीन, उस संविधान के अधीन। अगर कोई आर्टिकल, कोई शेड्यूल, कोई नियम के खिलाफ होगा तो उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका, एक होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी दोस्तों देखो, एक स्टेट पे होता है, एक फाइनेंशियल पे होता है, इस प्रकार का आपका इमरजेंसी होता है। 352, 356, 360 इस प्रकार से अलग अलग आपका इमरजेंसी लगते हैं। 352, 356 कहते हैं और 360 इस प्रकार का अलग अलग आपका होता है। एक होता है स्टेट, एक आपका पूरा सेंटर, और एक होता है आपका फाइनेंशियल मतलब पैसे, वित्तीय इमरजेंसी। तो वित्तीय आज तक लगा नहीं है, 356 कई बार लग चुका है, क्योंकि ये जब देश में या राज्य में कोई दंगा फसाद होता है तो आपातकालीन लगा दिया जाता है। बोलते नहीं कि आप 3 लोग बात कर सकते, 2 लोग एक साथ बात नहीं कर सकते। ये सब होता है जिसको कर्फ्यू बोलते हैं। तो सारे जब कई दंगा फसाद होता है तब ये धारा लगाई जाती है, लेकिन बार बार इसे लगाने से हमारी आर्थिक भी नुकसान होती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ शट डाउन हो जाता है। आज के प्रेजेंट टाइम अगर इंटरनेट कट जाएगा तो इंटरनेट से कितनी काम होती है वो भी रुक जाता है। लोगों को पता चला रोजी रोटी बड़ी दिक्कत हो जाती है, काम धंधा सब बंद हो जाता है, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता। इससे बहुत से नुकसान भी होते हैं किसी, लेकिन अब क्या किया जाए, दंगा है तो भाई शांत करने के लिए सरकार तो कुछ ना कुछ अपना कदम उठाती है। इसके बारे में पढ़ना है कि स्टेट का अलग है, राज्य का अलग है, और सेंटर का अलग है, और फाइनेंशियल का अलग है। इस प्रकार से आर्टिकल को भी याद रखना। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, सब इसी में खिचड़ी कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। आपका हो गया क्या पूरा? अब बात करते हैं एक बार लास्ट में आपका शेड्यूल पे बात करते हैं, अनुसूचियां। उसके बाद पॉलिटी यही समाप्त कर देंगे। ये तो बस दोस्तों एक समरी बताया है। अनुसूचियां जिसको बोलते हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल बोलते हैं। अब शेड्यूल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें टोटल 12 है। पहले कितने थे? 8। अब 12 कौन कौन? फर्स्ट होता है आपका जो राज्य, अर्थात संघीय क्या है और राज्य क्या है, इसके बारे में बात करता है, अर्थात राज्य के सीमाओं की बात करता है। स्टेट की बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री या सीमा, एरिया की बात करता है। जैसे एरिया मीन्स क्या है, कहाँ तक कोई राज्य, कोई देश कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे भारत है तो भारत के बेसिक इसके जो भी इसमें जितने राज्य हैं इनकी बात करता है कि हमारा देश कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी पूरी बाउंड्री की बात करता है। ठीक है, इसमें कितने राज्य हैं, कितने यूटी अर्थात कितने स्टेट है, कितने यूटी है, यूनियन टेरिटरी के कितने यूटी है, इसकी बात करता है फर्स्ट शेड्यूल में, अर्थात फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है? इसमें आपकी वेतन की बात करता है, अर्थात एक प्रकार से वेतन, सैलरी की बात करता है। तीसरा आपकी बात करता है ओथ, मतलब शपथ, शपथ की बात करता है, कसमें वादे। चौथा आपकी बात करता है इसमें राज्य के सीटों का आवंटन, राज्य के सीटों का आवंटन, आवंटन हिंदी शब्द बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों। आवंटन मतलब अब भाई कोई राज्य है, मान लीजिए यूपी है, अब यूपी में कितने सीट लोकसभा को होने चाहिए, कितने राज्यसभा को होना चाहिए, कितने विधानसभा को होने चाहिए, तो जो सीटों का आवंटन किया जाता है, अब वो सीटों का आवंटन किसके बेस पे होता है? आपको जनसंख्या, पॉपुलेशन, पहले लिखते रुको, जियोग्राफी, जियोग्राफी, उसके बाद पॉपुलेशन, लेशन, उसके बाद इसी बेस पे आपका सेट किया जाता है।
अब मान ली सबसे पहले जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उतनी वहां पर वोटिंग पावर होगी। अब यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसलिए सबसे ज्यादा वोट देखने को मिलता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान मंडल का भी हो। तो ये क्या होता है, राज्य के सीटों का कितना सीट आवंटन करना होता है, कितना जिला बनाया जाएगा, कितना ब्लॉक बनाया जाएगा, कितने विलेज बनेंगे, सब जनसंख्या के आधार पे डिवाइड किया जाता है। वेतन ये होता है, कोई व्यक्ति जब नौकरी पाता है तो उसके लिए वेतन कितना पैसा मिलेगा, नौकरी करोगे, शपथ लेना पड़ेगा, जब आपका वेतन तय होता है आप कसमें खाओगे कि भाई आजकल देखते हो कि जब मंत्री कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई कैबिनेट मंत्री बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है, या आप न्यायपालिका कोई न्याय जो भी बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इन लोग का तो नाम लेना बड़ा खराब लगता है मुझे, जिसको जज बोलते हैं, बड़ा गंदा नाम। तो वो भी कसम लेते हैं, खाते हैं कि भाई चलो कसम खाते हैं, आज हम इस संविधान का एतद होकर के विश्वास मानते हैं, हम नियम के तहत कानून कायदा का पालन करेंगे। कोई नहीं करता, सिर्फ बातें के रहते हैं कि कसमें खाते हैं। पांचवा बात करते हैं दोस्तों, आपका राज्य के अनुसूचित जातियों की बात करता है। शेड्यूल जो लोग होते हैं कि भाई इनका एरिया में कितने लोग रहेंगे, इनके लिए क्या क्या सरकार कानून बना रखी है, कोई जातिगत सूचित इनको गाली ना दे, अगर ऐसा कोई कहेगा तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। अब तो 2020-22 में एक कानून पास हो गया, अगर किसी व्यक्ति को लेकर के कोई, अगर भाई माफ करना, अगर कोई हरिजन बोलता है तो एक प्रकार से गाली शब्द है, अगर कोई उच्चारण कर दिया तो अगर केस कर सकता है तो आपको सजा हो सकती है। ठीक, तो ये एससी को लेकर के बात करता है, एसटी को लेकर के बात करता है। सेकंड में सिर्फ एसटी की बात करता है, जिसमें आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात होती है। सेवन सिस्टर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर उनकी बात करते हैं, जो जनजाति लोग हैं। इनमें आपका आर्टिकल 6 को लेकर के शेड्यूल 6 को लेकर के बात करता है, आर्टिकल 122। इसमें इस बात को लेकर के रखा गया है कि अगर कोई अनुसूचित जाति है तो आप उनकी जमीन नहीं ले सकते। अनुसूचित जाति का अनुसूचित जाति ही जमीन खरीद सकता है, शेड्यूल ट्राइब का कोई शेड्यूल ट्राइब भी खरीद सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे मणिपुर में जो दंगा हो रहा है, जिसमें आप 3 कम्युनिटी के नाम सुने होंगे कि वहां पर जो क्या नाम है, हुती है और आपके नागा है, इस प्रकार जो वहां पर लड़ाई चल रही है जनजातियों को लेकर के। तो यहाँ पर क्या है, बीच में जो लोग रहने वाले हैं तो नॉन शेड्यूल है, वो एक प्रकार से वो शेड्यूल में नहीं आते हैं। बाकी ट्राइबल लोग हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं ट्राइबल लोग कि हमारी जमीन हड़प लेंगे, इसी को लेकर के वहाँ पर ज़्यादातर विवाद होती है। तो शेड्यूल 6 में क्या रखा गया है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई दूसरा भी समान वर्ग का व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। तो ये कानून इनके लिए एक प्रकार से प्रोविजन किया गया, प्रावधान रखा गया। उसके बाद 7th में हम बात करेंगे, आपका कॉन्करेंट की बात करता है। कॉन्करेंट कहाँ से लिया गया, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और कॉन्करेंट में क्या होता है, समवर्ती सूची। यहाँ पर जब सेंटर और स्टेट किसी एक पॉलिसी बिल पास करता सेंटर, तो सेंटर और स्टेट जब दोनों एक ही चीज को मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिल पास हो गया, जैसे जनधन योजना, तो जनधन योजना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया तो स्टेट भी उसको लागू करता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। सेंटर और स्टेट जब दोनों मिलकर के उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलेंगे समवर्ती सूची। इसमें व्यापार से भी जुड़ा होता चीजें। फिर कहाँ से लिया गया था कॉन्सेप्ट, ये ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्करेंट जिसको बोलते हैं, कॉन्करेंट। देन अगला हम बात करते हैं 8 क्या होता है, आपकी भाषा, लैंग्वेज। अर्थात भाषा की बात क्या कहता है दोस्तों, कोई भी भाषा कितने इसमें शेड्यूल में रखा जाएगा, कोई राष्ट्रीयकृत कितनी भाषाएं, पहले 18 थे, फिर 22 हुआ, फिर 24 हुआ, इस प्रकार की भाषाओं को बढ़ाया गया, उनको राइट मिलता गया। जैसे डोगरी है, संथाली है, आपका हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, ये सब क्या है, एक प्रकार से राष्ट्रीयकृत भाषाएं रखी गई। उसके बाद 9th आपका आता है। 9th में किसकी बात करते हैं, आपकी अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल, जैसे राइट की बात करता है कि आपको एक राइट दिया गया, अधिकार। अधिकार की बात क्या होगा, जैसे भाई अधिकार में उसी चीज को कहा गया कि अगर आपकी कोई जमीन है तो आपकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता, जैसे सरकार भी जबरदस्ती आपकी जमीन नहीं ले सकता। आपको इसी में आप पढ़ेंगे केशवानंद भारती बनाम केस जो आया था केरल का,
तो 1972-75 में केस आया था। ये पॉइंट उसी को लेकर के कहता है कि अगर संविधान आपको पूरा राइट दिया गया तो सरकार कोई भी सत्ता में आए उसका राइट नहीं है कि आपकी जमीन छीन सकता है जब तक आपका मर्जी ना हो। इसकी ये बात करता है आपका आर्टिकल अनुसूची 9। उसके बाद 10th की बात हम करते हैं। शेड्यूल 10th में क्या होता है आपका दल बदल की बात करता है। दल बदल मीन्स कानून, जैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। आज मान लीजिए मैं सपा पार्टी में हूँ, कल बीएसपी में चला जाऊँ, बीएसपी खाना ठीक नहीं मैं बीजेपी में चला, बीजेपी ठीक नहीं कांग्रेस में चला जाऊँ। देखिए ये चीज़ें बनी तो बहुत अच्छी चीज़ के लिए था, लेकिन लोग इसका ज़्यादातर मिसयूज करने लगे। क्या है, अब आजकल पहले होता था इलेक्शन, लोग कहते थे हमें देश के बेहतर करेंगे, आजकल लोग देश की बेहतर कम अपने आप को बेहतर करने के लिए लगे होते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे होते हैं। उनको भी ये लगता है ठीक हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, पैसा रहेगा तभी चुनाव लड़ेंगे। अब आजकल जनता ही ऐसी है, जनता खुद सोचनी चाहिए कि हम किसको वोटिंग कर रहे हैं। भाई हम पता चला मुर्गा दारू 5 किलो अनाज पे अगर वोट करेंगे तो हमें हालात क्या हो रहे हैं, वही तो रहेगा गरीबी। आज जो कहते हैं कि चाइना की 19 ट्रिलियन पहुंच गया, भारत 5 ट्रिलियन की खौफ देख रहा है। सोचिए हम 14 ट्रिलियन पीछे, तो कहने मतलब भाई वो क्यों आगे गए, हम पीछे क्यों हैं? जब तक हर एक व्यक्ति अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, अपने अधिकार को नहीं समझेगा, इस देश को नहीं समझेगा, अपने परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक लोगों में एक आजकल सेल्फिशनेस हो गया है, अपना पेट भरे भाड़ में जाए दूसरा, ये जो कॉन्सेप्ट हो गया, इसीलिए दल बदल दिया गया कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी अच्छा कार्य करती है, कोई पार्टी गलत कार्य करती है, अगर मैं किसी गलत पार्टी का मान लीजिए मेंबर हूँ, मुझे लगा ये ठीक नहीं पार्टी काम कर रही है, मैं यहाँ पर भले इस पार्टी से इलेक्टेड हूँ, मैं रिजाइन देके उस पार्टी में जा सकता हूँ जो देश के हित में सोचता है। तो इसलिए पॉजिटिव व्यू से इसको लाया गया था दल बदल। लेकिन आजकल दल बदल किस लिए उसको प्रयोग होता है कि मैं देखूँ कौन सी पार्टी में कितना मेरा बेनिफिट होगा, कितना मुझे पैसा मिलेगा, कौन से कितने जो मेरे नीचे भी लोग होंगे, किसको मैं रोड टैक्स का अर्थात ठेकेदार बना सकता हूँ, किसको जल परिवहन या परिवहन मंत्री किसको बना सकता हूँ। अगर इस पर्पज से, लालच पर्पज से लोग जाते हैं, अब लोग पहले सेवा भाव से जाते हैं, सेवा नहीं अब मेवा के भाव से जाते हैं, मेवा कमाना खाना है, इसीलिए अब ये दल बदल खाली नाम का रह गया है। कहते हैं कानून तो बनाया है सही के लिए, लेकिन कौन इम्प्लीमेंट करता है। देन उसके बाद आपका 11th होता है। 11th में क्या हो गया, 11th मीन्स होता है आपको ये बात कहा गया गांव की व्यवस्था, गांव के विलेज सिस्टम को आगे बढ़ाना है, गांव को डेवलपमेंट के लिए जो बात करते हैं विलेज सिस्टम। इसमें हमने शुरुआत पढ़ा अशोक मेहता और बलवंत मेहता, सिंघवी कमेटी, इस प्रकार के सारी पॉइंट हम बात करते हैं, जिसमें गांव को क्या द्विस्तरीय रखना है कि विलेज और ब्लॉक पे होना चाहिए। किसी ने बोला नहीं, विलेज भी हो और ब्लॉक भी हो प्लस डिस्ट्रिक्ट तक बातें पहुंचनी चाहिए। तो ये आपका 11th की बात जो करती है विलेज सिस्टम की बात करती है, गांव की पंचायत व्यवस्था कैसे बेहतर किया जाए। आपको उसके बाद 12th की बात करें, 12th में जो आपका आता है शेड्यूल 12th में, यहाँ पर आपका नगर पालिका की बात करता है, जिसको म्यूनसिपल MCD बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या डेवलपमेंट करके बात करते हैं। तो अगर नगर पालिका विकास अधिकरण की बात करता है जो शहर में, यहाँ पर आप देखते हो नगर पालिका में उनके लिए आवास का 3 लाख रुपया मिलता है, प्लस बिजली का पैसे कुछ कम हो जाता है, आपका मेडिसिन दवा सरकार जो भी कार्ड चलाती है तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो, शहर में आपको जो शहरीकरण बैंक होंगे उसका आप फायदा उठा सकते हो। इस प्रकार उस शहर को विकास करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें आप देखते हो मेयर चुने जाते हैं लोग, मेयर मेंबर जो भी बनते हैं, इस प्रकार का मेयर का चुनाव होता है। यहाँ पर गाँव का प्रधानमंत्री चुनाव होता है, इस प्रकार की सारी चीज़ें बात कही गई है। तो ये सब बेसिक जो टर्म है दोस्तों। और शुरुआत में एक चीज़ और पढ़ाएंगे, आपको बता देते हैं कि संविधान जब बनाया गया भारत में 1773 से लेकर के 1858 और 1858 से 1935, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ मिटा के लिखता हूँ दोस्तों। क्या पढ़ना है याद रखना, 1773 एंड 1858 एक, फिर यहाँ से लेकर 1858 से 1935, ये जो एक्ट 1935 अधिनियम क्या है इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ चीजें इसमें सीखना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता था, इसमें आप पढ़ेंगे पीट्स एक्ट क्या है, 1773 क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी चीजें चलती थी। 1858 मतलब जब 1858 जिसको बोलते हैं ना
1857 की क्रांति जब तक नहीं हुई थी तो उससे पहले जितना रूल बनता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बनता था, उसके अकॉर्डिंग एक्ट बनता था। एक्ट मतलब कानून बनाता, एक्ट नियम कानून। अब वो जो एक्ट किस पर्पज से बनाता था कि कल के ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, सोचिए वो धीरे धीरे भारत में पूरा एक प्रकार से वो राज करने लगी, सब सिस्टम पे कब्जा कर ली। आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आपके जुडिशरी सब कुछ वो बनाना शुरू कर दी। आपको देश को एक प्रकार से कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल देना शुरू कर दी। यहाँ पर जो है जो गवर्नर होते थे, वाइस गवर्नर होते थे, जो बंगाल का, कोलकाता का, मद्रास का जो गवर्नर, उनको प्रेसिडेंट बना, फिर उनको वाइस गवर्नर, फिर उनको गवर्नर बना दिया जाता था। इस प्रकार सारी चीजें आप इसमें पढ़े होंगे। 1773 से 1858 तक तो पहले ये एक्ट बनता था ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन 1858 और 1935 तक का जो दूसरा फेज आता है इसको अधिनियम बोलते हैं। अधिनियम मतलब जो क्राउन का ताज से शासन चलता था, ब्रिटेन से चलने लग गया। क्यों? जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से एक्ट बनाती थी, यहाँ से लोग पैसा कमा करके जब ब्रिटेन ले जाते थे तो वहाँ के लोग इनको बड़े हे दृष्टि से देखते थे कि बोलते थे बताइए लूट के पैसा ले आ रहे हैं, जबरन पैसा करके पैसा कमा के ला रहे हैं। तो वहाँ जो ब्रिटेन में लोग होते थे तो उनकी ये एक प्रकार से अवहेलना होती थी। तो ये इस एक्ट को कैसे खत्म किया गया, तो उस भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की जब क्रांति हुई तो उसका इम्पैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत बुरा पड़ा। तो जिससे लोगों में लगा कि भारत में जो है क्रांतिकारी लोग जग चुके हैं, अब भारत को पूरा कब्जा करना मुश्किल होगा। तो ब्रिटेन के लोगों ने सोचा एक काम को, भारत को अगर कब्जे करना तो यहाँ से क्राउन का ताज होना चाहिए, जिसको अधिनियम बोला गया। तो वहां से जब शासन चला तो 1858 से लेकर 1935, उसी बीच में आप देखते होंगे 1858 से ही नई नई व्यवस्था शुरू कर दिए धीरे धीरे। ठीक है, हम एजुकेशन खोलेंगे, रेलवे लाइन भी चाहे तुम्हारे लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए नहीं होता, वो अपनी व्यवस्था करने के लिए लगे होते थे। 1935 अधिनियम को आप पढ़ेंगे तो इसको कभी काल जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये तो ऐसी गाड़ी है जिसमें अनेकों, इसमें हजारों मतलब एक प्रकार से ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। तो ये इस प्रकार की बोला जाता था, वो अपने कथन दिए थे 1935 में। तो 1858 1935 का जो पूरा होता है ये ब्रिटेन से चलता था शासन, और 1773 और 1957 तक का जो नियम चला था ये एक्ट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसको भी आगे बताएंगे, इसमें कौन गवर्नर था, कौन गवर्नर नहीं था, कौन वाइस गवर्नर था, कौन, तो उसमें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट क्या था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, उसके फर्स्ट टाइम का भारत में सुप्रीम कोर्ट आया। ये अलग एक चैप्टर पूरा हिस्टोरिकल बेस यहाँ से शुरुआत होता है। बाकी जितना मैंने सारी चीजें पॉइंट बात किया दोस्तों, एक समृद्ध तरीके से यही आपका पॉलिटी का है। तो अब ये कभी भी क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को, जैसे प्रियम्बल है तो प्रियम्बल के एक वीडियो बना देंगे, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अभी स्टेट में और पढ़ेंगे तो विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, एक बार बता देते हैं यहाँ पर। बहुत से लोग कंफ्यूज होते, विधानसभा, विधान परिषद ये क्या है, पार्लियामेंट। जैसे समझो एक केंद्र है और एक राज्य है। केंद्र में जो होता था ये दिल्ली से जो शासन चलता है। अब दिल्ली में क्या है, पार्लियामेंट जिसको संसद कहते हैं। अब संसद में दो है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यहां पर एक साइड में होते हैं आपके प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति, ये जो होते हैं। जब लोकसभा में जो मेंबर होते हैं यहाँ से बिल पास होता है तो बिल जाता है राज्यसभा, राज्यसभा में अगर मेजोरिटी पास हुआ तो बिल जाता है राष्ट्रपति पास, राष्ट्रपति अगर साइन कर देगा तो ये बिल पास हो जाता है। ये केंद्र की प्रोसेस है। फिर इसके बाद ये बिल जाती है जुडिशरी, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका उसको चेक करेगा संविधान के अकॉर्डिंग, क्या इस आर्टिकल, इस अनुसूची को अकॉर्डिंग ये बिल बना है कि नहीं बना। अगर गलत होगा उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये उसकी क्या करती व्याख्या। तो ये राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा में ये राज्य की बात करते हैं। राज्यसभा में होता है आपका ये शासन चलता है, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, अब लखनऊ में जैसे मान लीजिए बात करते हैं, कितना बढ़िया नाम लखनऊ। तो यहाँ पर क्या होता है स्टेट में, यहाँ आपका जो होता है, यहाँ पर होता है विधान मंडल।
तो विधानमंडल में 2 पार्ट होता है, एक होता विधान परिषद, एक होता विधानसभा। तो ये जो पूरा बिल बनता है पूरे भारत के लिए बनता है केंद्र का, और जो खाली ये राज्य बनाते हैं अपने राज्य के लिए बनाती है। अब राज्य अपने लिए इसीलिए दिए गया है कि भाई अगर अपने राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश है, एजुकेशन के लिए पॉलिसी बना सकती है, पुलिस के लिए बना सकती है, वो राज्य के अंतर्गत जितनी सारी चीजें आती हैं तो राज्य अपने अनुसार सारी चीज बिल पास कहाँ करेगा, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ 7 राज्यों में ही है। जैसे आपका एक मैंने इसका ट्रिक बनाया था, टीवी जो का अब देखिए जैसे अलग अलग है। टी से क्या हो गया, अब टी से कौन सा, तमिलनाडु, बंगाल, जम्मू कश्मीर, ओ से उड़ीसा, के से कर्नाटक, ए से आपका आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश। इस प्रकार का आपका विधानसभा में कितने कितने, विधान परिषद किस किस राज्य में है, वो अपना राज्य किस किस राज्य में रखना चाहती है उसकी अलग। इसको बैकडोर बोलते हैं, एंट्री कभी काल लोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं तो आप यहाँ पर स्टेट से यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, खेल कूद से हो या कोई लिटरेचर हो वहाँ से आ सकते हैं, लेखन से भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर 12 लोग का सदस्यता रखी जाती है। तो वैसे राज्य में भी यहाँ पर अलग से भी इनकी मेंबर रखी जाती है, जो राज्यसभा के मेंबर लोग होते हैं वहाँ भी रखे जाते हैं। अगर आप अच्छे आप कार्य कोई किए हो, अच्छा डॉक्टर हो, देश के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए कोई काम किया, प्लस आपने अगर कोई देश के लिए कोई विज्ञान अच्छा खोज किया, रिसर्च किया, उसके लिए भी रखा। संगीत अच्छे, आपने कोई ऐसा म्यूजिक के जाने माने अच्छे व्यक्ति हो तो उनके लिए भी अलग 12 लोग को सदस्यता रखी जाती है। बाद में बात करेंगे दोस्तों। तो विधानसभा में यहाँ पर बिल पास होती है, तो यहाँ से बिल पास होकर आपकी जाती है विधान परिषद। विधान परिषद उसके बाद गवर्नर, जिसके बोलते हैं राज्यपाल अर्थात गवर्नर, ये इन पे साइन करते हैं। अगर ये मान लीजिए साइन कर दिए, अगर साइन नहीं करते तो यहाँ भी पॉकेट वीटो बन सकता है। लेकिन जब ये साइन करेंगे तो इसको चेक किया जाएगा, कौन चेक करेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यहाँ पर होता है हाई कोर्ट, ठीक, और इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सारी चीजें होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मामला जैसे आपका गांव में होता है, दीवानी होती, फौजदारी होती है, ये मामला गांव में चलता है विलेज सिस्टम में। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका विलेज से लेकर के बात करता है, विलेज गांव होता ना, गांव में लोग दंगा फसाद मारकाट, दीवानी फौजदारी, दीवानी तो दीवाना बना देता है लोगों को, कभी इस पर न्याय नहीं मिलता। फौजदारी हो गया, मारपीट हो गया, दंगा फसाद, उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाई जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोग तभी कहते हैं यहाँ नहीं होगा तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ये सारे प्रोसेस, इसको भी याद रखना। कभी का लोग कंफ्यूज होता है, विधानसभा किसका पार्ट, विधान परिषद किसका है, राज्यसभा किसका, लोकसभा किसका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल अर्थात विधानसभा, विधान परिषद, और केंद्र में संसद पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, यहाँ पर होता है गवर्नर राज्यपाल। ये दोस्तों पूरा बेसिक चीज है आपका पॉलिटी का, मैं खाली समरी बताया है। और उसके बाद में एक टॉपिक को लेकर के आऊँगा, पॉलिटी कम से कम 10-15 वीडियो में समझा दूंगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू वेरी मच।